हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी आंसर वर्ल्ड। सो आज ये हमारी वीडियो पॉलिटी के पीवाईक्यू के ऊपर होने वाली है, जो कि हमारी पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है। ठीक है, और आपको पता ही है कि हमारे पीवाईक्यूज़ कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं जब हम अपने सिविल सर्विस की हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। पीवाईक्यूज़ हमेशा इम्पोर्टेंस रखते हैं। और दूसरा ये, जैसे कि अभी हमारा आर ओ का थोड़ा ये है कि एग्ज़ाम हमारा हो सकता है अप्रैल के बाद। अभी वैसे ऑफिशियल वगैरह कुछ नहीं आया, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है यार, अप्रैल में मेरे को तो मुश्किल लगता है। पॉसिबिलिटी है कि जून के बाद ही होगा। बाकी अभी ऑफिशियल आ जाएगा तो हम सबको पता ही चल जाएगा, और तब तक हमको अपनी चीज़ें कवर करनी है अच्छे से। आपको अगर हमारे चैनल का कंटेंट वगैरह अच्छा लगता है, हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब किया कीजिए, उनको जो है शेयर किया कीजिए, जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। और यार माफ़ करना मेरी आवाज़ को लेकर के, 1-2 दिन एडजस्ट कर लेना, बस थोड़ा तबीयत थोड़ा ढीली चल रही है। खैर चलिए, अब हम अपना देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन होगा पॉलिटी का 13 क्वेश्चन। ठीक है जी, उसमें देखो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि मैंने जो है पॉलिटी का एक संक्षिप्त नोट्स करके बनाया था। जितने भी एक्ट वगैरह थे वहाँ पे वो सारे कवर करा दिए थे फर्स्ट लेक्चर। उसमें मॉडर्न रिफॉर्म के बारे में बताया गया है। ठीक, तो इस वजह से मैंने ये ले लिया। बाकी इसको आप मॉडर्न हिस्ट्री से भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस द जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी के बारे में बताना है कौन सा कथन सत्य है। जस्टिस पार्टी अपोज्ड कांग्रेस बाय कॉलिंग इट ए ब्राह्मण डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा स्टेटमेंट है इट क्लेम द सेम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉन ब्राह्मण एज द मॉडर्न रिफॉर्म हैड गिवन टू मुस्लिम। तो ये आपके स्टेटमेंट दे दिए, ऑप्शन दे दिए, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। हिंदी वाले इधर से भी पढ़ सकते हैं, मैं समझाती चलूँगी हिंदी में ही। देखो अगर मैं दोनों में बोलूँगी ना साथ साथ में, कहीं कहीं पे बोल जाती हूँ ठीक है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, जो कि नहीं करनी है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा ओनली वन स्टेटमेंट। ठीक, क्यों? ये बात ठीक है, जस्टिस पार्टी जो है अपोज्ड, इन्होंने कांग्रेस को जो है ये बोला था कि इसमें सभी तबके के लोगों का हिस्सेदारी होनी चाहिए। ठीक, खाली ब्राह्मण का ही प्रभुत्व इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। और ये जस्टिस पार्टी साउथ इंडिया में बनी थी। और ये जो है ये मॉडर्न रिफॉर्म इन्होंने कनेक्ट कर दिया नहीं, क्योंकि ये किससे कनेक्टेड था? ये था जो हमारी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हो रही थी, इलेक्शन से रिलेटेड था ये लोगों के। ठीक है, ये क्या था कि नहीं, ये सबको बराबर लेके चलना है, सारे उसको हिस्से सभी तबके के बराबरी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ठीक, कंट्रीब्यूशन सबका बराबर होना चाहिए, ये वो था। ये यहाँ पर इक्वालिटी की बात करता था, इक्विटी की बात करता था। ये नहीं, इनको क्या था कि इनको अलग करना था। ठीक, तो इसका आपका। और देखो एक बात याद रखना, अंग्रेज कभी भी अच्छा नहीं कर सकते थे इंडियन वालों के लिए, तो वो स्टेटमेंट हमेशा गलत ही होगा जो इस तरीके की चीज़ें अच्छी दे दे। नहीं भाई, इतने भी बढ़िया नहीं थे वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21। इसमें आर्टिकल पूछा है। आर और पीसीएस का नेचर होता है आर्टिकल पूछने का। 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इसमें पूछा है कि नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। बता दो, इसमें 155 सही नहीं है, ये रिमूवल ऑफ द गवर्नर से नहीं है। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर से है। और जो रिमूवल ऑफ द गवर्नर है वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है। ठीक, और ये जो है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये 156 में जो है लिखा हुआ है। ये टर्म ऑफ द गवर्नर की मतलब कितनी उसकी टर्म होगी, 5 साल, 4 साल, 6 साल, जितनी भी। ठीक, कितनी उसकी टर्म होगी, कितने क्या उसका जो भी उसकी कंडीशंस होंगी, वो आर्टिकल 156 में और इसी में टर्म से रिलेटेड लिखा है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, बाकी पहला ठीक है, आर्टिकल 153 ऑफिस ऑफ द गवर्नर होता है। 154 जितनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है ऑफ द गवर्नर, ठीक है, वो हो गया। 155 का ये गलत है रिमूवल का, और 156 ये सही है, टर्म ऑफ द गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया ऑफ इंडिया। पहला स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सेकंड स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउस।
अभी देखो ये वाला स्टेटमेंट ठीक है, हमारे राष्ट्रपति जी किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। दूसरे वाला, द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इन बोथ हाउसेज, मतलब हमारी पार्लियामेंट बोथ हाउस लोकसभा प्लस राज्यसभा और हमारे प्रेसिडेंट इन तीनों से मिलकर बनी होती है, ये ठीक है। और ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? ये बात लिखी हुई है 79, आर्टिकल 79 के अंदर। तो इसका बोथ 1 और 2 ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा 23। इसमें पूछा है कि जो करेक्ट ही बताने हैं स्टेटमेंट, और इसमें पूछा है कि एन अमेंडमेंट और टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाई, ठीक है, कैन बी इनिशिएटेड बाई, ये वाला वर्ड, ये कीवर्ड आपको जो है ध्यान में रखना होता है। इनिशिएटेड पूछा है इन्होंने, ठीक। तो देखो पहले तो अपना 3 काट दो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होता है वो वाला बिल स्टेट लेजिस्लेचर से कोई मतलब नहीं बनता, तो 3 कट गया। तो अब देखो इसमें 3 कहाँ है, पहला गया ऑप्शन और डी गया ऑप्शन, यानी कि आप आ गए 50-50 पे, और 50-50 पे भी आपका पहला ठीक ही है, आपको दूसरा देखना है, दूसरे में घोड़े दौड़ाने हैं। तो ये जो है राज्यसभा, ये भी ठीक हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब आप बोलोगे कि प्रेसिडेंट क्यों नहीं लिया यहाँ पे, प्रेसिडेंट भी तो जब तक वो बिल पर असेंट नहीं देता तब तक बिल नहीं बनता। अभी देखो प्रेसिडेंट का असेंट ज़रूरी होता है, ठीक है, इसका असेंट ज़रूरी होता है, इनिशिएट नहीं करता है प्रेसिडेंट खुद से, बिल को इनिशिएट नहीं करता है। समझ आ गया आपको समझ आ गई होगी मेरी फीलिंग, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 24। इसमें यह पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये इलेक्शन कमिश्नर से बहुत पूछते हैं, टेंशन नहीं लेना। ये जितनी भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होंगी, इन सबको ना टेबल फॉर्म में करा देंगे, सब तैयार करा देंगे एक जगह। पहला स्टेटमेंट क्या है कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनसिपैलिटीज़। तीसरा है डिसाइडिंग ऑन ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट राइजिंग आउट ऑफ द अबव इलेक्शन। इसमें आप ये देखो कि हमारा गलत स्टेटमेंट कौन सा हो सकता है। अच्छा देखो, जो लोकसभा एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्या आपने पढ़ा है कि इलेक्शन कमिश्नर इनके भी इलेक्शन कराता है? नहीं ना। लोकसभा के चेयरमैन के कब से कराने लगा? लोकसभा के जो स्पीकर है, डेप्यूटी स्पीकर या स्पीकर है, उनके कब से कराने लगा? नहीं, वो प्रेसिडेंट के कराता है, वाइस प्रेसिडेंट के कराता है, ठीक है, पीएमजी के कराते हैं। ये सब है, ये सब नहीं है, ये उनके इंटरनल इलेक्शन होते हैं। ये स्पीकर के, चेयरमैन राज्यसभा के जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है, ये उनके इंटरनल इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन कमिश्नर का कोई लेना देना नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट गया, सी गया, और इसमें बी गया। अब 50-50 पर आप आ चुके हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं अपना डिसाइडिंग ऑन ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द अबव, ठीक। तो आपको यहाँ पे आपकी नज़रें गड़ानी है, तो इसमें ये भी ठीक नहीं है, ठीक। ऑल डाउट्स वगैरह ये इसमें गलत हो जाएगा, बहुत वेग से स्टेटमेंट बना दिया है। और दूसरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, भाई इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, स्टेट जो इलेक्शन कमिश्नर होता है उससे मतलब होता है उसका, ठीक। तो इसमें कोई सा ठीक नहीं है, और डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 25 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक। यही पूछा है इन्होंने कि किससे कौन से रिलेटेड नहीं है। कमेटी दे देते हैं, ये बहुत बार आती है, हमेशा ये रिपीट होती रहती है, आपको ये याद रखना है कि कौन सी नहीं है कौन सी है। पहला दिया है जीवीके राव कमेटी, प्लानिंग एट द ब्लॉक लेवल, ठीक है। दंतेवाला कमेटी, रूरल क्रेडिट, ये भी ठीक है। संथानम कमेटी, ये गलत है, पंचायत राज से ये रिलेटेड नहीं थी, ये करप्शन से रिलेटेड थी। अशोक मेहता कमेटी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, बहुत दूर दिया है यार इन्होंने, उसके बाद क्वेश्चन 99 दे रखा है, बहुत गैप था इस वाले में, पेपर में बहुत ज़्यादा गैप था क्वेश्चंस के बीच में। देख लेते हैं हम, फिर क्या ही हो गया, हमको तो सोल्व भी करने हैं ना सारे। आ जाओ यार, काफ़ी, हाँ जी 99 है।
आ गया। हाँ देखो, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आ गए अब क्वेश्चन। फंडामेंटल राइट, DPSP, प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज़ नॉट गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 19, ठीक है, ये पूछा है। तो कौन सी फ्रीडम इसमें नहीं दी हुई है? पहला स्टेटमेंट दिया है फ्रीडम टू असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू ऑन acquires and dispose of property, freedom to move freely throughout the country, freedom to practice any trade or profession। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ये 19 के अंदर नहीं है, ये अब आर्टिकल 300A के अंदर है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना कि एक फंडामेंटल राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 100 क्वेश्चन। इसमें असर्शन और रीज़न पूछा है, ठीक, तो इसको थोड़ा और जूम कर दिया जाए। हाँ जी, हो गया। इसमें है कि असर्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट फंक्शन एज द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट एट द सेम टाइम, ठीक। भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता है। रीज़न क्या दे रखा है? आर्टिकल 153 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, ठीक। तो अब आपको इसका आंसर बताना है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका फॉल्स है और ये इसका ट्रू है। अच्छा एक सेकेंड, ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये मैंने ठीक क्यों बताया? देखो इसमें क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, और जब ये वर्ड डाल देते हैं ना अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे UPSC में बताया जाता है कि ना वो हमेशा गलत होता है। लेकिन भाई इन्होंने है ना, देखो आपको पढ़ना ज़रूरी है, आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप तब सॉल्व कर पाओगे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देख के गलत मत काट देना, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम पे ये वाला प्रोविज़न नहीं था कि जो गवर्नर है वो एक से ज़्यादा स्टेट को एक साथ गवर्न कर सकता है, ठीक है। ये कब हुआ? ये 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया जब, तब ये प्रोविज़न ऐड किया गया, ठीक है। होप कि ये आपके एक्सप्लेनेशन समझ आ गई, और बताना मेरे को कि जो हमारा गवर्नर का ऑफिस है वो कौन से आर्टिकल के अंदर है। अभी मैंने ऊपर भी कराया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हो जाएगा आपका 101। हाँ जी, तो इसमें इन्होंने पूछा है कि नोट करेक्टली मैच क्या है। इधर एक साइड में इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये गारंटेड टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये जो है गारंटेड ओनली टू इंडियन सिटीजन। एंड ये नेक्स्ट है क्रिएटिंग न्यू स्टेट, पावर ऑफ पार्लियामेंट, अल्टरिंग द नेम ऑफ अ स्टेट, पावर ऑफ द लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक। तो 101 का जो है क्या हो जाएगा? इसमें आपका जो नोट करेक्ट है वो हो जाएगा डी। तो ये आर्टिकल 3 के अंदर आती है चीज़, ठीक है। ये तो आप जब हम करेंगे ना उसमें मैं बताऊंगी आपको, तो ये मैं करा ही दूँगी सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 102। हाँ जी, इसमें पूछा है कि क्या करेक्ट है, ठीक, ये करेक्ट पूछा है। मैचिंग का क्वेश्चन है आपका। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन दिया है, फाइनेंशियल इमरजेंसी दी है, कैग के बारे में दिया है। तो देखो आपको पता है डी का आपका 4th होगा, तो अच्छा इसमें काफ़ी सारे दे रखे हैं, तो हमारा इसमें बी नहीं होगा, बचे 3 स्टेटमेंट। फाइनेंशियल जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है वो 266 होता है ना। तो अब आपके बचे 2, सी एंड डी, ये भी कट गया। हाँ जी, अब हम देखेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या हो सकती है हमारी, वो होगी हमारी 360, फाइनेंस कमीशन 280, ठीक है, हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो गया अपना? एक सेकेंड, फाइनेंस कमीशन 280, बी का 3, ये हो जाएगा सी इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा 103। इसमें इन्होंने पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट ही बताना है, हाँ जी। और विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनविस्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है कि जो हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है संविधान में, उसके अंदर किस किस की परिकल्पना की गई है, और स्टेटमेंट ये दे दिए है।
तो पहला है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। जो हमारा एक्सप्लॉयटेशन वाले आर्टिकल होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 23 से 24 तक होते हैं, ठीक है। माइनॉरिटीज़ वाला तो 29, 30 वगैरह आ जाता है, ये गलत है। अनटचेबिलिटी 70 आर्टिकल आ जाता है जो कि इसमें नहीं आता है, ठीक। तो एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आते हैं हमारे सिर्फ 23 से 24 में, और ये दो स्टेटमेंट इसके 2 और 3 ठीक हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगर आपको पहला भी देखो, अनटचेबिलिटी को सोच के आप लगोगे हाँ भाई ये तो शोषण हो रहा है, नहीं ये शोषण नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। शोषण मतलब ऐसे बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं, महिलाओं पे जुल्म कर रहे हैं, ठीक है, टॉर्चर कर रहे हैं उनको, वो चीज़ से रिलेटेड हो गया, ठीक। तो आपको पहला पता था, अगर आपको पहला ही छोड़ा, आपको फोर्थ भी पता है तो फोर्थ गया, आप 50-50 पे तो तब भी आ गए थे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 122। हाँ जी, आ गया। ये रहा आपका 122, हाँ जी। असर्शन रीज़न वाला दे रखा है और इसमें बताना है असर्शन क्या है आपका। आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डिक्लेरेशन ऑफ एन इमरजेंसी, ठीक है। एन इमरजेंसी मे टेक प्लेस एट एनी टाइम। वाह वाह, ये इसका जो है किस तरह इन्होंने स्टेटमेंट बनाया है कि एनी टाइम कर देगा क्या, वो जो है इसकी स्थिति कभी भी किसी भी समय उत्पन्न आ सकती है, ठीक। तो ये नहीं, ये इस पे थोड़ा आपको नजरें गड़ानी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। करेक्ट तो है, आर्बिट्ररी है, लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, ठीक है। 123, हाँ जी यही होगा। ये थोड़ा करंट से भी रिलेटेड बोल सकते हैं, लेकिन हाँ ये ई गवर्नेंस अपना पॉलिटी के अंदर चलता है, तो अभी हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग ICT बेस्ड ई गवर्नेंस। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है, ई गवर्नेंस रिड्यूसेस ट्रांसपेरेंसी ऑफ गवर्नमेंट। ई गवर्नेंस सरकार की पारदर्शिता को कम करती है। अच्छा देखो, ई गवर्नेंस क्या होती है भाई, ई गवर्नेंस का मतलब होता है कोई भी जैसे आजकल ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, ये वहाँ पर चीज़ों का जो है दिखाना, जैसे कोर्ट में कैमरे वगैरह लाइव फैसले होने लगे, लाइव जजमेंट आने लगी, वो सब चीज़ें। तो जवाबदेही मतलब पारदर्शिता तो कम नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया पहला, तो सी गया। अब हमारे बच गए कितने, तीन ऑप्शन। और देखो दो इसमें, दो का ठीक है, ठीक, दो इसमें जो है ठीक है, इस पर आपको डाउट ही नहीं करना है, इसको चाहे आप बिना पढ़े भी छोड़ दें। आप चलिए 3 पे। ई गवर्नेंस इंक्रीज सिटीजन इनपुट इनटू गवर्नमेंट। ई गवर्नेंस से सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है। 4th है ई गवर्नेंस इंक्रीज ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म, मतलब कि जो नौकरशाही की लाल फीतस है उसको बढ़ाना। भाई ई गवर्नेंस है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, तो स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकता। 7वें मतलब उनकी तानाशाही को बढ़ाना, ब्यूरोक्रेट की नहीं, तो ये 4 इसमें गलत हो गया। अब बचा क्या, बचा कुछ भी नहीं, बी बचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 124 है, माफ़ करना कभी कभी ना हो जाता है, ठीक है। तो इसका है UPSC डिराइव द इट्स फंक्शन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज। कॉन्स्टिट्यूशन से, पार्लियामेंट्री लॉज से, एग्जीक्यूटिव रूल्स एंड ऑनर से, एंड कन्वेंशन से। अच्छा इसका आंसर क्या हो सकता है, बहुत ब्रॉड वे में सोच रहे हैं आपको, और इसका आंसर सभी होंगे, डी इसका आंसर हो जाएगा। और ये UPSC हमारा आर्टिकल 315 में आता है, 315 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 125। इसमें पूछा है करेक्ट मैच कौन सा है। इलेक्शन कमीशन दिया है 165, NCSC दिया है 148, फाइनेंस कमीशन दिया है 263, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 340। अच्छा ये सारे के सारे ही गलत है, ये पता नहीं कैसे क्वेश्चन फॉर्म करते हैं यार, इस तरह के क्वेश्चन छूटते हैं ना, मेरा तो जीव यूँ ही हो जाता है, बस क्या ही बता दूँ। ऐसे क्वेश्चन कौन ही, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन कौन ही गलत बनाता है यार, कुछ तो बच्चों का सोचो ना आप लोग भी। छोड़े, खैर क्या ही शिकायत करनी है जब कोई सुनता ही नहीं है हमारी। तो अपना इलेक्शन कमीशन वो कि आर्टिकल 324 से 324 में ही आता है। नेक्स्ट NCSC किस में आता है, ये आपका आता है 338 में, ठीक है। फाइनेंस कमीशन किस में आता है, ये आपका आता है फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में, ठीक। और क्या बच गया,
फाइनेंस कमीशन, ये आपका हाँ NCBC जो होगा वो 338B में आएगा। ठीक है, हो गए सारे? हाँ जी हो गए। इसके बाद है 126। तो ये क्रोनोलॉजी में लगाने थे, जितने भी केस है ये दे रखे हैं, तो ये ऐसे ही हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये इसी तरीके का इसका क्रम है। सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। शंकरी प्रसाद कब आया था? ये आया था 1951 में, और दूसरा 1965 में, तीसरा 1967 में, और फोर्थ जो है मतलब आपका केशवानंद भारती सबको पता है 1973 में। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 127, ये पूछा है कि कौन कौन से ईयर में हुआ है। अच्छा देखो, आपको 86 पता है 2002 में हुआ था, एजुकेशन से रिलेटेड था। तो सी का 4 यार दे भी नहीं रखा इसमें तो, ऐसे कैसे हो सकता है जी, कुछ भी। हाँ यार सी का है ना, मैं बी क्यों देख रही हूँ, सी का 4 है ना, तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा ना, डी। आपको एक भी पता है तो हो गया। मतलब 42 सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट कब आया? वो आया आपका एक थर्ड 1976 में आया। 50 सेकेंड कब आया? 1985 में आया। सी आपको पता है 86 का 2002 में आया था। 96 आपका कब आया? 2011 में आया। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड था? ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड था 96 वाला। हाँ 128 के बारे में पूछा है कि कौन कौन सी थ्योरी, कौन कौन से जो टैग किसने दिया है, कह सकते हैं काइंड ऑफ टैग, हाँ बोल सकते हैं। तो इसका आंसर 128 का हो जाएगा सी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आपके ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोला था, और बार्गेनिंग फेडरलिज्म आपका जो है वो किसने बोला था? मॉरिस जोन्स ने। क्वासाई फेडरलिज्म वो आपको बोला था केसी वेयर ने। एंड फेडरलिज्म एंड सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी वो बोला था आइवर जेनिंग ने। ठीक है जी, 128 का सी। इसके अलावा 129, इसका आंसर क्या होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल इन द 3 tier पंचायत राज रिकमेंडेड बाय द बलवंत राय मेहता कमेटी। तो इसका जो है आंसर होगा डी। ये नहीं किया था इन्होंने, डी न्याय पंचायत नहीं था, बाकी इनके तीनों के तीनों थे। और ये बताना है बलवंत राय मेहता कमेटी किस ईयर में आई थी, किस ईयर में बनी थी, कब इसकी रिपोर्ट्स आई थी, वो सब मेरे को बताना है। 130 हाँ 130 है। अकॉर्डिंग टू द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के बारे में जो आया था लोकायुक्त एक्ट अपना, लोकपाल वुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी with the Prime Minister as a chairperson and consist among other of the following. Statement दे दिए, Chief Justice of India or a Supreme Court judge nominated by him, Chairman of the Rajya Sabha, Speaker of the Lok Sabha, Leader of the Opposition in the Lok Sabha। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 1 3 and 4, 1 है 3 है एंड 4 है। राज्यसभा का कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 142। किधर हो जी आप? इतनी दूर दूर तो इन्होंने क्वेश्चन दे रखे हैं यार। चलिए कोई बात नहीं, हमको क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया है? इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फॉर एवरी स्टेट। देखना, एवरी स्टेट है ना, थोड़ा सा अजीब सा, कोई बात नहीं। सेकेंड स्टेटमेंट, ए न्यू आर्टिकल 350B वॉज एडिड फॉर दिस बाय द 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो 142 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। क्योंकि पहली तो बात ये एवरी स्टेट में नहीं है आपकी लिंग्विस्टिक जो ऑफिसर वाला है ये सिस्टम, और दूसरा ये कि ये जो 350B है ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं था। नेक्स्ट है, ये पूछते हैं कि कंकरेंस लिस्ट में और कौन से सब्जेक्ट है कौन से नहीं है। तो 143 का हो जाएगा बी। 1 2 and 3 ये सारे ही कंकरेंट लिस्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 144, फातिमा बीवी का 6 करंट अफेयर से भी रिलेटेड था, लेकिन ये मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, क्योंकि ये अपने सुप्रीम कोर्ट की जो है जज रही थी। सी वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये ठीक है। सी सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ केरला फ्रॉम 1997 टू 2001, ये भी ठीक है। उन्होंने केरला के ही जो उसको
गवर्न किया था राज्यपाल के रूप में, ठीक है। शी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू एंटर इनटू द हायर जुडिशरी, ये भी ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर तीनों ही ठीक है, डी हो जाएगा। 145 अच्छा, ये थोड़ा सा इकोनॉमी से रिलेटेड भी, IR से रिलेटेड भी है, चलिए इसको आप छोड़ ही दीजिए। वैसे मैं बता देती हूँ इसका आंसर, वैसे तो हो जाएगा आपका 145 का बी, इसमें से कोई सा भी ठीक नहीं है, करेक्ट ही पूछा है इन्होंने, पर आपको इस पर इतना फोकस नहीं करना है, ठीक है। 146 में पूछा है विच अमेंडमेंट एक्ट डील विद लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ये कितना ईजी सा है, डी हो जाएगा। 73, 74 अमेंडमेंट एक्ट। बाकी इसमें और नहीं है, जितने क्वेश्चन थे मैंने सारे के सारे करा दिए हैं। होप कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। ये मैंने आज पर्टिकुलर पॉलिटी का PY क्यों लिया, ये आपको एक्सप्लेनेशन सही लगी होगी, समझ आया होगा। बाकी यार जितनी भी इनकन्वीनियंस हुई है मेरी साइड से उसके लिए माफ़ करना। मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा तमीज़ के साथ चीज़ों को लेकर चलूँ, ठीक है। आपको हमारी वीडियोज़ वगैरह अच्छे लगते हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार और वीडियो शेयर कर दिया करो। खैर अपना भी ख्याल रखो, मौसम बहुत ख़राब चल रहा है और तबीयत आपकी बिगड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी ये जो टाइम है आपका पढ़ने का है और अच्छे से अपना टाइम पढ़ाई में दीजिए। चलिए टेक केयर, बाय।